हिना बेड के साथ नीचे गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। एक सेकंड की भी देर किए बगैर वो दोनों भागते हुए हिना के पास पहुंची थी। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर बेड पर डालते अशमल के कहने पर हफ्सा जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। हिना के बेड पर रखा दवाइयों का बॉक्स देखकर अशमल समझ गई थी कि हिना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है। गांव के हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्स के साथ बाकी ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट भी मंगवाए थे, क्योंकि हिना की शहर ले जाने वाली हालत नहीं थी। थोड़ी देर में हवेली में सबको पता चल चुका था कि हिना ने खुदकुशी की कोशिश की है। सब लोग ही शौक में होने के साथ साथ इस बात पर भी हैरत ज़दा थे कि हिना ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हिना से किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। हफ्सा और आसमा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। हाजा बेगम ने भी अहान को इतला कर दी थी कि आकर अपनी लाडली बहन के कारनामे देखे। अशमल की बहुत कोशिश से काफ़ी देर बाद जाकर हिना की हालत खतरे से बाहर हुई थी। हिना, तुमने क्या हरकत की? तुमने एक बार भी मेरे और अम्मी के बारे में नहीं सोचा? और भैया, उनको कैसा लगेगा तुम्हारी इस हरकत का सुनकर? हिफ्सा ने हिना को होश में आते देख रोते हुए पूछा, लेकिन हिना अभी खुद को किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी। मलिक ज़ीशान की रोज़ की फ़ोन कॉल्स ने उसे ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर कर दिया था कि खुद को ख़त्म करने के अलावा उसे और कोई हल समझ ही नहीं आया था। ओके, मत बताओ मुझे कुछ। अभी अहान भाई थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, वो खुद ही तुमसे पूछ लेंगे। हफ्सा की बात पर हिना ने भीगी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था। हफ्सा, अब बस करो, पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम उसे मज़ीद परेशान मत करो, जाओ यहाँ से उसे आराम करने दो। अशमा ने हिना की हालत देखते हफ्सा को बाहर जाने का कहा था, जिस पर हफ्सा खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। अहान ने जैसे ही हवेली में कदम रखा बगैर किसी से सलाम दुआ किए सीधा हिना के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसको इतने गुस्से में जाता देख हाजा बेगम और बाकी सब भी उस तरफ आए थे। अशमल, जो हिना को दबा देकर हटी थी, जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उधर मुतवज्जा हुई। हिना भी अहान को अंदर आता देख फौरन अपनी जगह से उठी थी, लेकिन अहान ने उससे कोई भी बात पूछे बगैर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया था। हिना औंधे मुंह बेड पर जा गिरी थी। अहान, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सब अच्छे से वाकिफ थे अहान के गुस्से से, इसलिए खामोशी से अपनी जगह खड़े रहे। लेकिन हिना की हालत के मद्देनज़र अशमल खामोश नहीं रह पाई थी। अशमल, तुम नहीं जानती, ये खबर सुनकर मेरी की हालत हुई थी। अगर इस बेवकूफ़ लड़की को कुछ हो जाता तो? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर कि मेरी लाडली बहन ने अपनी परेशानी मुझसे डिस्कस करने के बजाय अपने आप को ख़त्म करना बेहतर समझा। इससे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि मुझसे एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करती। अहान गुस्से, परेशानी और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ बोला, भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप नहीं जानते मेरी ज़िंदगी में आपका क्या मकाम है। मैं किसी सूरत आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। हिना बेड पर सर झुकाकर बैठी रोते हुए बोली, जब अहान समेत बाकी सब भी उसकी बात पर चौंके। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अहान कड़े तेवरों से उसको घूरते हुए बोला। जब हिना अपने ही कहे अल्फाज पर गड़बड़ाई थी, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हिना, एक सेकंड के अंदर बोलो, तुम्हारी इस हरकत की असल वजह क्या है? और अगर मजीद कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहान के सर्द आवाज़ पर हिना ने कांपते हुए हाथों से माथे पर आया पसीना साफ किया और एक नज़र कमरे में मौजूद तमाम नफूस पर डाली थी। मलिक ज़िशान मुझे कुछ टाइम से फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा है। वो कहता है कि मैं किसी को भी बताए बगैर हवेली से फरार होकर उसके पास चली जाऊँ, और अगर मैंने आपको या किसी को भी बताया तो वो आपको जान से मार देगा। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो आपको कोई नुकसान न पहुँचाए, इसलिए मैंने खुद को ही ख़त्म करना चाहा। हिना की बात सुनकर अहान के अलावा वहाँ मौजूद तमाम अफराद को जैसे सांप सूंघ गया था। उस बेगैर शख्स की इतनी हिम्मत मेरी बहन को टॉर्चर करेगा। पिछली बार तो बच गया था, लेकिन इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अहान का दिल चाहा था उस दोनों भाइयों को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दे। वो हिना की मजीद कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ा था। अहान, रुको। अहान, रुको, इस तरह कुछ करने से नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। सबसे पहले हाजा बेगम ही होश में आती हूँ, अहान के पीछे भागी नहीं। अहान, रुक जाओ। हसनैन रजा मीर सामने आते बोले, बाबा, आपके सुलह सफाई वाले तरीकों ने उसे सर पर चढ़ा दिया है कि वो अब इस हद तक पहुंच चुके हैं। आन उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं जानता हूँ आन, मुझे इस मामले में इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, लेकिन अब कुछ भी लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ये जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है। वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं। हसनैन साहब उसको इस तरह मुल्कों के डेरे पर नहीं जाने देना चाहते थे। हाजा बेगम भी पास खड़ी मुसलसल रोई जा रही थी। वो अपने बेटे को खोने की हिम्मत नहीं रखती थी और जानती थी अगर अहान इस तरह गया तो वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अहान भाई साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रही हैं। एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम उनकी घटिया प्लानिंग का शिकार क्यों हो रहे हो। फुरकान साहब ने भी आगे बढ़ते उसके गुस्से को कम करना चाहा था। बाकी सब परेशानी के आले में खामोश खड़ी सब देख रहे थे। कोई भी नहीं चाहता था कि अहान इस तरह वहां जाए, लेकिन अहान का गुस्सा देखकर उसका रुकना नामुमकिन ही लग रहा था। होश भुलाने वालों में से नहीं हो चचा जान, और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन उन दोनों भाइयों को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अहान उन लोगों से बाजू छड़वाते बाहर की तरफ बढ़ा था। ये सब खामोशी से देखती अशमल को लगा था कि बड़े उससे मिलकर रोक लेंगे, लेकिन अहान इस वक्त एक जख्मी शेर से कम नहीं लग रहा था। अहान के खतरे की तरफ बढ़ते देख अशमल खुद को ना रोक पाई थी और भागते कदमों से अहान के पीछे भागी थी। अहान रुक जाएं प्लीज, आप गलत कर रहे हैं। आराम से बैठकर मसले का को हल निकाला जा सकता है। अहान हॉल के दरवाजे से बाहर कदम रखने ही वाला था जब अशमल ने उसके पास पहुंचते उसके बाजू से थामा था। अहान ने बिना अशमल की तरफ देखे उसके बाजुओं को हाथ से पीछे झटका था, जिस पर जानबूझकर अहान को रोकने के लिए अशमल पास पड़े टेबल पर जा गिरी थी। उसका माथा टेबल के कोने से टकराते बुरी तरह जख्मी हुआ था। अशमल की चीख पर अहान फौरन पलटा था और अशमल के सर से निकलता खून को देख बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा था। सब समझ चुके थे कि अशमल ने अहान को रोकने के लिए जानबूझकर टेबल से सर टकराया। अहान को पलटता देख खुश होने के साथ साथ अशमल का इतना खून बहता देख सब फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़े थे। जो अहान को अपने करीब आता देख अशमल पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते अपने हवास खो चुकी थी। अहान अपने आप को अशमल की हालत का जिम्मेदार समझता खुद को लानत मलामत करता उसे बाहों में उठाए कमरे की तरफ बढ़ा था। अहान तुम प्रॉमिस करो इस तरह गुस्से में नहीं जाओगे। अशमल होश में आते ही अपने दर्द की परवाह किए बगैर अपने करीब बैठे अहान की तरफ देखते बोले, तुम सब पागल हो चुके हो या मुझे कोई कमज़ोर सा डरपोक इंसान समझ रखा है जो मेरी खातिर खुद को तकलीफ दे रही हो। तुमने मुझे सिर्फ रोकने के लिए खुद को जानबूझकर जख्मी किया ना। अहान जानता था उसने अशमल को इतनी ज़ोर से झटका नहीं दिया कि वो उस तरह गिर जाती। हाँ तो और क्या करती हाँ रज़ामीर, जिस तरह तुम जा रहे हो आराम से देखती रहती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें, लेकिन हमें है। गुस्से में तुम इतने पागल हो जाते हो कि किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती। जानती हूँ तुम अकेले भी जाकर उन दोनों को ख़त्म कर देते, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। अशमल आंसुओं के दरमियान उसकी तरफ देखते गुस्से से चिल्लाई थी। जब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अशमल का इतना खूबसूरत इजहार सुनकर एक दिलकश मुस्कुराहट ने अवान के लबों को छुआ था। ओके जाना, वादा करता हूँ तुमसे आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब प्लीज़ तुम रो नहीं और थोड़ी देर आराम करो। मैं ज़रा एक बहुत ज़रूरी काम करके आता हूँ। अहान उसके पेशाने पर लब रखता उसे थोड़ी देर में आने का कहकर कमरे से निकल गया। माँ, मैं किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आप दोनों ने मेरे साथ सफ़िया फुप्पो के घर आ रहे हैं या नहीं। अहान उनकी तरफ देखते दो टोक अंदाज में बोला। हसनैन रज़ा मीर तो वैसे ही बहुत शर्मिंदा थे। आज तक अपनी बेटियों से खुद को गाफिल रखा था, जिसका नतीजा आज देख रहे थे। अगर हिना को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ न कर पाते। अहान की बात पर सर इस बात में हिलाते अपनी जगह से खड़े हुए थे। हाजा बेगम के दिल में आज पहली बार हिना के लिए हमदर्दी पैदा हुई थी, जिसने अहान पर कोई आँच आने के डर से अपने आप को ख़त्म करना चाहा था। और वो ये बात तो सोच कर ही कांप उठी थी कि अगर अहान बाकी वहाँ से चला जाता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वो अशमल के अहान को रोकने के लिए की गई कोशिश पर दिल से उसके शुक्रगुजार थे। अगर आप दोनों ने फैसला कर ही लिया था तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैं चलूँगी आपके साथ। उनकी बात पर अहान साथ आने का इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ गया था। अहान उन दोनों के साथ साथ आसमा बेगम को भी लेकर सफ़िया बेगम के घर पहुंचा था। सफ़िया बेगम हाजा बेगम के मुंह से हिना और आरफीन के रिश्ते की बात सुनकर हैरान रह गई थी। हवेली में जो कुछ हुआ था उसकी खबर उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन हाजा बेगम की ऐसी काया पलटी कि उन्हें यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। जो सबसे ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ थी आज वही खुद उसको जोड़ने की बात कर रही थी। सफ़िया बेगम के हस्बैंड का तो वैसे भी कोई एतराज़ नहीं था और आरफीन की मज़े जान को इस रिश्ते से खुश थे। सबको राज़ी देख सफ़िया बेगम के पास इनकार की कोई वजह नहीं बची थी। वो हमेशा हाजा बेगम की बातों में आकर उनसे बुरा सलूक करती आई थी, और आज जब वही उस बात के हक में थी तो उनके ना मानने का कोई जवाब ही नहीं था। आरफीन सबके इतने जल्दी मान जाने पर बेइंतहा खुश हुआ था। हाँ, जल्दी से इस तरफ से फारिग होकर मलकों से निपटना चाहता था, इसलिए उसने कल ही निकाह रखने का फैसला किया और एक हफ्ते बाद शादी की डेट फाइनल की गई थी। सबको इतनी जल्दी पर बहुत एतराज़ हुआ था, लेकिन अहान ने बहुत मुश्किल से सबको रजामंद किया था। हिना का कहना था कि वह इस वक्त तक निकाह के लिए राज़ी नहीं होगी जब तक अहान उसकी हरकत पर माफ़ नहीं कर देता। हफ्सा की बात सुनते अहान ने तवील सांस हवा में खारिज किया था। अहान, अब प्लीज़ माफ़ कर दें बेचारी को, रो रो के हलकान हो रही है। जब तक आप इस बात नहीं करेंगे वो निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहन माशाल्लाह ज़िद में आप पर ही गई है।
اشمل احان کی طرف دیکھتے آخری بار شرارتی انداز میں بولے، جس پر احان نے اسے بھرپور گھوری سے نوازا تھا۔ حفصہ نے بھی اشمل کی بات پر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ہنا، کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے ایک تھپڑ کھا کے تمہارا دماغ اپنی جگہ پر نہیں آیا، جو اس طرح ضد لگا کر بیٹھی ہوں۔ احان ہنا کے روم میں داخل ہوتا بولا، بھیا پلیز جتنے تھپڑ مارنے ہیں مار لیں، ڈانٹ لیں، لیکن یوں ناراض نہ ہو۔ ہنا آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،